चलो लिखो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये टॉपिक तो लिखे ही नहीं। ये चैप्टर है, ठीक है। साल तो खत्म हो गया, चैप्टर का नाम भी नहीं पता। नहीं ये वो पता है। चैप्टर का नाम, हाँ। इसके बाद कौन सा चैप्टर है? याद थोड़ी करेंगे। ठीक है नहीं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल सुनिएगा। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट? अल्फा स्कैटरिंग, ठीक है। अल्फा स्कैटरिंग में सबसे पहले क्या किए, एक यहाँ पे गोल्ड फॉइल ले लिए। अब ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है। यहाँ पे एक गोल्ड फॉइल लिए, ठीक है, गोल्ड फॉइल, ठीक। और यहाँ पे अल्फा रेज इंसिडेंट कराए ना, ठीक है। ऐसे चलो इंसिडेंट करा दिया। अच्छा, गोल्ड फॉइल क्यों? बहुत ज़्यादा हाईली शीट में क्या है, मेलेबल है, ठीक है, हाईली मेलेबल है, ठीक। बोलना मतलब मैं तो कुछ बोल देंगे, ठीक। जो ये गोल्ड है वो बहुत ज़्यादा क्या है, मेलेबल। क्यों मेलेबल है? मेलेबल मतलब क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं। क्यों मेलेबल मतलब शीट में बना सकते हैं, जितना पतला चाहें उतना पतला बना सकते हैं ना। इसमें जो गोल्ड फॉइल लिए लगभग 10 पे पावर -6 से लेके 10 पे पावर -8 मीटर तक का लिए, बस इनमें ही। इतना पतला मतलब कैसा है, पेपर जैसा, ठीक है। इतना ज़्यादा गोल्ड इसलिए लिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेलेबल है, इसको बहुत पतला बना सकते हैं। इस पर अल्फा रेज इंसिडेंट कराए और इसके सामने एक स्क्रीन लगा दिए, यही ना, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी, ठीक है, ताकि अल्फा रेज जब आए तो उससे लाइट और प्रोड्यूस हो, हमको चेक कर सके, ठीक। अच्छा, जब किए तो क्या देखे कि ऐसे कुछ निकल गई है, निकल गई ना, मैक्सिमम रेज ऐसे निकल गई हैं, ठीक है। कुछ रेज क्या हो गई हैं, डेविएट हो गई हैं, यही ना। कुछ रेज यहाँ से मुड़ गई हैं, कुछ रेज 90 पे मुड़ गई हैं, कुछ हमारी जैसे आई हैं वैसे वापस चली गई हैं, यही ना है। तो ये पूरा हमारा उनका एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। और उनके एक्सपेरिमेंट का हमारा रिजल्ट आया। अच्छा, एक चीज़ और, ठीक है, कुछ रेज ऐसे आई जैसे ऐसे आ रही हैं, ठीक है, वो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो गए, डेविएट हो गए। मान लीजिए थीटा एंगल, ठीक है। थीटा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, बस नहीं। सबसे पहला उन्होंने क्या, ये थीटा हमारा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, यहाँ पे मान लो जो रेज मुड़ी है, यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा हुआ है। क्या लगा है, डिटेक्टर जो कि हमारा डिटेक्ट करता है किसको, अल्फा रेज को, बस नहीं। जैसे मान लो यहाँ डिटेक्टर लगा दो और डिटेक्टर लगा के चेक कर लो कहाँ का अल्फा आ रहा है, कहाँ का अल्फा नहीं मिल रहा है। अच्छा, अब इनके इस एक्सपेरिमेंट का सबसे पहला रिजल्ट क्या है, हाँ, कि इसमें से जितने भी हमारी अल्फा रेज गई उसमें से मैक्सिमम किधर चली गई, सीधा चली गई, अनडेविएटेड, ठीक है। इसमें से मैक्सिमम रेज कैसी चली गई, अनडेविएटेड। अनडेविएटेड होने का मतलब क्या है, मैक्सिमम जो है वो एटम में स्पेस कैसा है, खाली। कितना खाली है, 99.9 या तो 86% के आसपास, बस इसमें एटम में लगभग 99% से भी ज्यादा स्पेस क्या है, खाली है, समझ गए। अच्छा, दूसरा इन्होंने क्या कहा, दूसरा, एक तो पहला पॉइंट हो गया, दूसरा और क्या कहे थे, कुछ ऐसे कहा गया, ठीक है। पहले तो ये देखा गया, कुछ रेस फिर देखे कि हमारा 90 पे मुड़ गई हैं, कुछ रेस हमारा कितने पे मुड़ गई हैं, 180 पे मुड़ गई हैं, है ना। तो ये मुड़ रहा है, अल्फा रेस कैसे नेचर का होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को रिपेल कौन करेगा, पॉजिटिव रिपेल करेगा। पॉजिटिव को पॉजिटिव रिपेल करेगा तो सेंटर में, वो भी बहुत थोड़ी जगह में, सेंटर में क्या है, कुछ हैवी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। सेंटर में कुछ हैवी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। उस हैवी पॉजिटिव चार्ज को क्या कह दिया गया, न्यूक्लियस। यही से न्यूक्लियस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया, बस इनमें ही। फिर इनके उससे किया क्या गया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्होंने और क्या बताया, ये सारी कहानी हो गई ना। उसके बाद और क्या बताएं, जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ मूव करेंगे, न्यूक्लियस के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में मूव करेंगे, यही ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेंगे, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट कर रहा है तो खींच रहा है, तो जाना चाहिए, लेकिन गया क्यों नहीं गया, क्या होती है, बात समझ गए। उन्होंने कहा ये पॉजिटिव जो है इस नेगेटिव को अटैक कर रहा है, अटैक कर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घूम रहा है, तो खींच रहा है ना, खींच रहा। और वैसे भी ये बहुत ज्यादा फोर्स है, देखिए खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को जाना चाहिए, है ना, लेकिन नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्यों नहीं गया, अरे भाई क्योंकि ये सीधा थोड़े ऐसे जा रहा था, खींच लिया। ये कैसे घूम रहा है, गोल घूम रहा है,
तो जो लगने वाला फोर्स है वो क्या प्रोवाइड किया, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, बस इसमें ही। और उस नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, घूम रहा है। वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दे कौन रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे रहा है, बस इसमें ही। तो उन्होंने बता दिया कि इसका जो ऑर्बिट होता है सर्कुलर होता है, सेंटर में हैवी पॉजिटिव चार्ज होता है। हैवी पॉजिटिव चार्ज कौन होता है, न्यूक्लियस। समझ गए। बाकी और कुछ रिजल्ट है, बनाना बना लो जल्दी से, पहले जो बनाना है बना लो फास्ट। इसमें लिख लोगे थ्योरी खुद से, लिखवाएं, लिख लेंगे, लिख लीजिए एक एक पॉइंट करके। मैक्सिमम अल्फा रेस goes undeviated, maximum alpha rays goes undeviated, maximum alpha rays goes undeviated. It means maximum space in atom is vacant, vacant है ना, vacant लिख लेना 99.86%। ठीक है, फिर लिखिए, okay, rest of alpha rays are deflected at 90, 180 etc. ठीक है, हो गया। और हर अल्फा रेस का जो हमारा स्कैटरिंग, थीटा क्या है हमारा, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा थीटा चेंज होगा वैसे वैसे स्कैटरिंग की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। तो नंबर ऑफ रेस, ठीक, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड इज इक्वल टू क्या होता है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन साइन पे पावर 4 थीटा बाई 2, मतलब 1 अपॉन साइन पे पावर 4 थीटा बाई 2। बस में कि जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड हो गए वो 1 अपॉन साइन पे पावर 4 थीटा बाई 2 के पावर के है। समझ गए, लिख लो ये भी। एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड, कितने स्कैटर्ड हुए ना, जैसे जैसे थीटा चेंज होगा वैसे वैसे स्कैटरिंग चेंज होगी। ठीक है, लिख लीजिए। ये के क्या है, कांस्टेंट है। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लिख लीजिए, फटाफट लिखिए। थीटा बाई डेविएशन आएगा। हाँ, अल्फा ऑफ एंगल ऑफ स्कैटरिंग, एंगल ऑफ डेविएशन। हो गया, समझ गए क्या चीज़, ये प्रोपोर्शनल 1 अपॉन साइन पे पावर 4 थीटा बाई 2, तभी ना प्रोपोर्शनल लगा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। ठीक, इनके अकॉर्डिंग जो एटम का स्ट्रक्चर है कैसा है, बीच में कौन है, हैवी न्यूक्लियस है। ठीक है, उसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट रिवॉल्व कर रहा है। उनको रिक्वायर्ड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चाहेंगे तो ये लिख लीजिए खुद से चाहिए तो लिख लीजिए, नहीं छोड़ दीजिए।
चलो अच्छा वो आता है ना आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैट तो आता होगा। मुस्कुरा क्यों रहे हो तुम लोग? हाँ लिखो तब हेडिंग लिखो, शर्मा क्यों रहे हो? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हेडिंग है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच लिखे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक चलिए अच्छा एक बात बताऊं, मान लो कि अगर ये हमारा एटम का न्यूक्लियस है ना, इसके पास कौन सी रेज आएंगी? अरे अल्फा रेज, कुछ रेज यहाँ से निकल गई तो सीधा, कुछ ऐसे निकल गई, जो बगल से गुजरी मुड़ी, जो सामने आई वो वापस इस पर लड़ी क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो थोड़े दूर कहीं ना सबसे ज्यादा डिस्टेंस जाके वहां से वापस लौटेगा। तो जितना ये डिस्टेंस होता है उसी डिस्टेंस को कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बस इसमें ही, जितने मिनिमम डिस्टेंस से वो वापस लौटा, दैट मिनिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अगर मान लीजिए ये चीज यहां से लौटा होता, मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है इसका? रेडियस। देखो सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं ना, तो अगर यहां से कोई लौटा तो वो कितना होगा? रेडियस। बस इसमें ही। अब हम ये कह रहे हैं कि यहां से कौन सी रेज आ रही है? अल्फा रेज, और यहाँ पे कौन है? न्यूक्लियस। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू निकालें तो निकाल लोगे? कैसे निकालें? हमको आर नॉट निकालना है। अल्फा रेज कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से। तो पहले डिस्टेंस कितना था? इन्फिनिटी। अब कितना है? आर नॉट। अच्छा इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0। ये कब तक यहाँ आएगा? हाँ मतलब पूरा पोटेंशियल काइनेटिक के इक्वल ना हो जाए। करिए दिखाइए क्या आ रहा है, देख ले थोड़ा करो, वो बनाने से थोड़ा होगा। करो करो नहीं कर लेंगे सब। नहीं होगा, दे लोगे ना। Z और बहुत पिटाई होगी, बहुत ज़्यादा पिटाई होगी है नहीं? अच्छा अल्फा का चार्ज क्या होता है? 2e ना। ठीक। अच्छा ये बताओ, अभी ये अल्फा रेस कहाँ पे है और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में चार्ज कितना होता है? Ze होता है ना। अभी कौन सी एनर्जी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल। अरे यही ना होगा कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, है ना। अच्छा अभी हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का? K Q1 Q2 बाई R। R तो क्या लिखें? K Q1 कितना? 2e इंटू ZE अपॉन इन्फिनिटी। अभी तो इन्फिनिटी से आ रहा है ना, और इसका क्या ले लें? काइनेटिक एनर्जी ले लें, होगा ना। यहाँ पे अभी काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक। अब इज इक्वल टू फाइनल कितना? K ZE सॉरी 2e इंटू कितना? ZE अपॉन R नॉट, है ना, अब प्लस 0। तब तक चलेगा जब तक उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। और ये भी कितना? 0। तो क्लोजेस्ट अप्रोच R नॉट इज इक्वल टू लिख सकते हो कितना? K की वैल्यू कितनी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो लिख सकते हैं 2ZE स्क्वायर, ठीक है,
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट काइनेटिक एनर्जी। नहीं आया? तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है वो काइनेटिक एनर्जी के कैसा है, इन्वर्सली है। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ही कम डिस्टेंस। अब बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी तो इसमें घुसेगा थोड़े, ठीक है, कहां तक होगा, यहां तक, मतलब उस समय जो हमारा जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगा उसको क्या कहेंगे, मैक्सिमम, मतलब क्या, रेडियस, यही ना। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हैं 7 मेगावोल्ट के आसपास देख सकते हैं ना, ये चीज, ठीक। अगर इसकी वैल्यू रख दोगे, ठीक है, जो ये वैल्यू देते हैं 30 इंटू 10 पे पावर -15 मीटर के पास आता है। बस नहीं, तभी तो कहते हैं कि साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, 10 पे पावर -15 मीटर। और कहते हैं साइज ऑफ एटम तो 10 पे पावर -10 मीटर के आसपास। नहीं आया? तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस किसका है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। लिख लो, फटाफट लिखो। लिखो इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। 7.7 काइनेटिक एनर्जी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तब ये है, ठीक है। ये नेचुरली इससे ज़्यादा हम लोग बाहर से, ये मतलब ये कैसा, जैसे ये एनर्जी कौन सी है, अल्फा की काइनेटिक एनर्जी है, कब, कैसे, जैसे कहीं ले लो सोर्स अल्फा का, उससे हम ये एनर्जी निकाल दो। अगर कहीं पे पोटेंशियल लगा के एक्साइट करें तो इससे भी ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। ये नेचुरल एनर्जी कहते हैं इसको, ठीक। चलिए नेक्स्ट लिखिए इम्पैक्ट पैरामीटर। कौन सा पैरामीटर, इम्पैक्ट। क्या होता है इम्पैक्ट पैरामीटर, कोई बताओ, बोलो, नहीं, अरे इम्पैक्ट पैरामीटर, जो इम्पैक्ट डाले, सही है। वैसे न्यूक्लियस का इम्पैक्ट जहाँ तक हो, ऐसे कह सकते हैं ना कि अगर बहुत सिंपल बात सोचो कि अल्फा रेज जा रहा है ऐसे, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस के पास से गुजरा, ऐसे जा रहा है सीधा सीधा, ठीक है, न्यूक्लियस से पास से गुजरा तो क्या हो गया, मुड़ गया, मुड़ा ना। जब मुड़ा तो पाथ बेंड हुआ, उसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, इम्पैक्ट पैरामीटर। कि जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है ऐसे, ये ना, कुछ रेज ऐसे जा रही थी, कुछ रेज ऐसे आके ऐसे मुड़ गई, तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये दोनों के बीच में कैसा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, इम्पैक्ट पैरामीटर, दैट इज बी। बस डिफिनेशन याद रखिए, बस इनमें इम्पैक्ट पैरामीटर मतलब समझ गए कि जहां से न्यूक्लियस हमारा अल्फा पार्टिकल जा रहा है, उसके अपने ओरिजिनल पाथ से परपेंडिकुलरली जो डिस्टेंस आ रहा है, जहां से डेविएट हुआ और ये ओरिजिनल पाथ है, जो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, इम्पैक्ट पैरामीटर। अच्छा एक बात बताओ, इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू 0, इम्पैक्ट पैरामीटर 0 कब, जब नहीं होगा, जब वो अंदर घुस जाए एकदम, मतलब या कैसे मिल जाए, या के पूरा का पूरा इम्पैक्ट पैरामीटर 0 ना, तो लगभग ये कितना, अच्छा जैसे मान लो हम चाह रहे हैं ऐसे आके, मान लो यहाँ पे b की वैल्यू 0 के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है, ये कब, जैसे ऐसे ऐसे आ रहा है और ऐसे वापस आ गया, देखो ऐसे जा रहा था
और जाते थे क्या हो गया, वापस आ गया। ये कितने डिग्री पे होगा, 180। तो उस समय जो अल्फा स्कैटरिंग है या स्कैटरिंग एंगल होगा कितना, नहीं आ गया, तो इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू 0 हो जाएगी जब थीटा कितना होगा, 180। अच्छा थीटा 90 हो जाए, अब बी ये कब होगा, कब होगा, समझ गए, ये कब, अरे ये डिस्टेंस कितना है, r0, यही ना, तो r0 से ये बड़ा होगा तभी तो यहां से मुड़ेगा, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, r0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी। बस मैं जब इम्पैक्ट r0 क्या है हमारा, मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के आसपास, ठीक है, उससे अगर बड़ा होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, मुड़ जाएगा, है ना, मुड़ेगा या कुछ और होगा, ठीक। लेकिन ये सारे केसेस कब होंगे, जब b की वैल्यू r0 से क्या हो, बड़ी हो। समझ गए, इम्पैक्ट पैरामीटर का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पाथ एंड डेविएटेड पाथ। लिख लीजिए खुद से फटाफट, ये लिख लीजिए। तभी ना 0 हो रहा है, जैसे आया वैसे चला गया, हो गया। तो कर दें, चलो ये बताओ इसका ड्रॉबैक, इलेक्ट्रॉन की पहले तो स्टेबिलिटी, इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, और स्पेक्ट्रम, कैसा स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, मतलब एनर्जी। सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रॉन या एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए, क्यों नहीं बता पाए, कहाँ से फेल हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन चलेगा अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन एक्सेलरेटेड होगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन एक्सेलरेटेड होगा तो क्या लिबरेट करेगा वो, एनर्जी लिबरेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होते होते वो कहाँ फॉल हो जाएगा, न्यूक्लियस में। तो उसका जो ऑर्बिट होगा कैसा होगा, स्पाइरल, ऐसे जा रहा है, जाते 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 है ना, ठीक है, ये इसमें गिर गया, ठीक। जब इसमें ये गिर गया तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है किससे जाके मिला, न्यूक्लियस से, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिल गया, पॉजिटिव नेगेटिव मिल गया, तो ये क्या है, अनस्टेबल, सॉरी, ठीक है, ये अपना एग्जिस्टेंस खो दिया, है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। जब अपना एग्जिस्टेंस खो दिया मतलब हमारा जो एटम है वो कैसा है, अनस्टेबल। बस नहीं, फिर से बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन हमारा है वो इलेक्ट्रॉन कैसा मोशन कर रहा है, एक्सेलरेटेड। अगर एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो कॉन्टिन्यूसली अपने अंदर से क्या निकाल रहा है, एनर्जी। अब अपने अंदर से अगर एनर्जी निकाल रहा है तो उसकी एनर्जी क्या हो रही है, कम। तो धीरे धीरे अंदर जाता जा रहा है, उसको न्यूक्लियस खिंचता जा रहा है, किसी एक टाइम आएगा जब न्यूक्लियस क्या करेगा उसको, वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा ना। जब न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा तो वो कैसा है, अनस्टेबल। एटम का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा तो एटम जो हमारा कैसा है, अनस्टेबल। प्रैक्टिकली ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इसका मतलब उनकी थ्योरी में ये क्या है, गलती है। और कुछ स्पेक्ट्रम को नहीं समझ पाए, ठीक है। जैसे हम लोग ऐसे सोचो, ये सब पढ़े होगे ना कि एक शेल से दूसरे में जाता है तो वापस आता है, ठीक, तो एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। और इसमें जो एनर्जी रिलीज करता है हर 1 एंगस्ट्रॉम 2 एंगस्ट्रॉम हर ऑर्डर के होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मान लो हम कह रहे हैं 10 एंगस्ट्रॉम 20 एंगस्ट्रॉम 30 एंगस्ट्रॉम 40 एंगस्ट्रॉम, ये सब एग्जिस्ट करने चाहिए ना। तो 10 के बाद 50 आ गया, 50 के बाद 60 आ गया, 60 के बाद हमारा 150 आ गया, तो बीच वाले क्या है, गायब है। तो इस स्पेक्ट्रम को हमारे एक्सप्लेन कौन नहीं कर पाया, रदरफोर्ड। बस में ठीक। तो ये सारा हमारा कहानी हो गया किसका, रदरफोर्ड का। समझिए इनका ड्रॉबैक लिख लो, ड्रॉबैक में फटाफट, ड्रॉबैक में लिख लो, it cannot explain stability of atom, it cannot explain stability of atom, it cannot explain stability of atom, of atom, ठीक है। ऊपर कहानी लिख लेंगे आगे से, मैक्सवेल वाली कहानी, वो मैक्सवेल वाली कहानी लिख लीजिएगा, ठीक है। बस वो 1-2 लाइन छोड़ देना। दूसरा लिखो, it cannot explain emission spectrum, it cannot, दूसरा पॉइंट, it cannot explain emission spectrum, and it cannot explain emission spectrum। हो गया, चलिए emission spectrum, ठीक है।
चलिए अब लिखिए बोर एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। बोर एटॉमिक मॉडल ही हमको पूरा डिटेल पढ़ना है, ठीक। बोर की थ्योरी क्या है, बोर ने मॉडल को कैसे एक्सप्लेन किया, फिर बोर एटॉमिक मॉडल किसके लिए ट्रू है, इसमें क्या चीज़ गलत है, किसके लिए वैलिड नहीं होगा, और बोर एटॉमिक मॉडल से हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन का रेडियस निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, रेडियस निकाल लेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे, मोमेंटम निकाल लेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, टोटल एनर्जी निकाल लेंगे, करंट निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बारे में जितना डिस्कशन हो सकता है वो सारा डिस्कशन हम लोग किससे कहेंगे, बोर एटॉमिक मॉडल से। अच्छा ठीक है, बोर एटॉमिक मॉडल में सबसे पहला पॉइंट क्या कहे, हाँ एटम इलेक्ट्रॉन जो होता है स्पेसिफिक ऑर्बिट में, सबसे पहली बात क्या कहे, बोलो। फिक्स्ड ऑर्बिट रहता है, जी वेलोसिटी से रिवॉल्व करते हैं। जो शेल का सरकमफेरेंस रहता है वो उसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है 2πr/nh/2π। याद आ रहा है, थोड़ा याद आ रहा है। देखिए ऐसे कहा, देखिए स्टेशनरी वेव मतलब, स्टेशनरी होने का मतलब रेस्ट, रुके हैं, और स्टेशनरी वेव है मतलब दो चीज़ों के फिक्स हैं, ठीक है। मान लो एक ये है, एक ये है, ठीक। एक वेव ऐसे आ रही है, ठीक, ऐसे लड़ी तो लड़ के ऐसे वापस चली गई ना, और ये वेव इसी के बीच में कॉन्टिन्यूसली ऑसिलेट कर रही है ना। अगर ये वेव इसी के बीच में ऑसिलेट कर रही है तो कौन सा वेव बना रहा है, स्टेशनरी वेव, ठीक है। कौन सा वेव, और स्टेशनरी वेव होने की कंडीशन है कि ये जो L होना चाहिए, इनके बीच का डिस्टेंस होना चाहिए किसके इक्वल होना चाहिए, लैम्डा के, जो तभी तो होगा यार डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव क्रेस्ट ना। ये लेंथ किसके इक्वल होना चाहिए, लैम्डा के, और लैम्डा हम क्या कह रहे हैं, वेव है ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना h/mv, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। और लैम्डा ये समझ गए, अरे ये समझ गए ना, ये कौन सा वेव है, स्टेशनरी वेव। इसके लिए कंडीशन क्या है, इनके बीच का जो डिस्टेंस L है वो किसके इक्वल होना चाहिए, लैम्डा के इक्वल होना चाहिए, लैम्डा बराबर h/mv। ये जो हमारा ऐसे मान लीजिए न्यूक्लियस है, ऐसे एटम है, ठीक है, पहले ये देख लो बता देंगे नाम से, ठीक। ये हमारा मान लो क्या है, ये एटम का शेल है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या ऐसे घूमता है, कैसे गोल गोल कैसे घूमता है, अपने पोजीशन पे घूमता है। अरे भाई ऐसे घूमता है, इसके फॉर्म में ऐसे घूम रहा होता है, बस में ही। ये कौन सा वेव बना रहा है, स्टेशनरी वेव। जो हमारा किसी भी एटम में जो घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा वेव बना रहा है, और स्टेशनरी वेव बना रहा है, तो ये डिस्टेंस क्या है, r है ना। और ये बताओ हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, J या L क्या होता है, अरे mv/r होता है ना। तो अगर ये स्टेशनरी वेव बना रहा है तो इसका लेंथ कितना, अरे ये लेंथ कितना 2πr, तो L की वैल्यू कितनी हो गई 2πr। और अगर ये स्टेशनरी वेव बना रहा है तो L किसके इक्वल होना चाहिए, लैम्डा के, और लैम्डा इक्वल कितना h/mv है ना। तो mv को उधर भेजिए तो क्या बच गया, mvr इज इक्वल टू कितना h/2π, नहीं आ गया, जहाँ पे mvr क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज h/2π, मतलब ये कांस्टेंट है ना। ये तब इसको कौन सी ऑर्बिट का नाम दे दिया, स्टेशनरी ऑर्बिट, बस नहीं। तो बोर ने क्या कहा, किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कौन सी ऑर्बिट में मूव करेंगे, स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव करेंगे। अगर स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव करेंगे तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। अगर उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो कोई हमारा एक्साइटेड मोशन तो है नहीं, एक्साइटेड नहीं है तो कोई एनर्जी का एमिशन नहीं होगा, एनर्जी का एमिशन नहीं होगा तो अगर इस हमारा ऑर्बिट कैसा स्टेशनरी है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। तो ये पूरी कहानी किसने एक्सप्लेन किया है, हमारा बोर ने, है ना। रदरफोर्ड ने जो कहा था इन्होंने भी वही कहा,
ठीक है। बस इन्होंने ऑर्बिट वाला जो कॉन्सेप्ट है उस चीज़ को बदल दिया, उनको ऐसे नहीं कह दिया गोल गोल घूम रहे हैं, उनको कह दिया कि वो कैसी ऑर्बिट मूव करेंगे, स्टेशनरी ऑर्बिट। बस इनमें इसका जो लेंथ 2πr है किसकी इक्वल है, लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, या लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2π। h अपॉन 2π को ही हम लोग वो कह सकते हैं h क्रॉस, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, h क्रॉस। h क्रॉस का मतलब h अपॉन 2π होता है, समझ गए, ये क्लियर हो गई। अच्छा, अब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है कि कम, इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा, लाइट के ऑर्डर के आसपास आने लगती है, ठीक। जो भी स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उनकी वेलोसिटी किसके ऑर्डर के आने लगती है, लाइट के ऑर्डर के आने लगती है। तो हम चाहें कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो, हम पता कर सकते हैं क्या, नहीं ना, तभी प्रिंसिपल आता अनसर्टेनिटी वाला, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका पोजीशन और टाइम या मोमेंटम बताना हमारा एक स्पेशल टाइम पे पॉसिबल नहीं है, बस में हर पॉइंट पे वो उनका जो मोशन है वो, या ऐसे उनकी जो पोजीशन है वो अनसर्टेन है। अनसर्टेनिटी मतलब समझते हो क्या, एरर, कुछ ना कुछ हम जो भी मेजर कर लें कुछ मेजरमेंट में कुछ ना कुछ क्या होगा, एरर होगा, इसी को अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं, समझ गए। तो बोर एटॉमिक मॉडल में सबसे पहली बात क्या लिख देंगे, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कहाँ मूव करते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट में। स्टेशनरी ऑर्बिट में अगर मूव करेंगे तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एनर्जी भी कांस्टेंट होगा, एनर्जी भी कांस्टेंट होगा, कोई एनर्जी का लिबरेशन नहीं होगा। तो हमारे जो भी स्टेशनरी ऑर्बिट है उन्हीं ऑर्बिट को स्टेबल ऑर्बिट भी कह सकते हैं, क्योंकि एनर्जी को लिमिट नहीं करता है, और हर ऑर्बिट की अपनी एनर्जी क्या होती है, अलग अलग। लिख लीजिए, बोले ये सब लिखने के लिए, अरे चाहो तो ये सब लिख लो, जो बनाना ना बना लो, हाँ नहीं बना लो, जो किनारे कहीं कॉपी के बनाना है बना लो। हाँ बंद कर दिया मेरा पूरे चक्कर में। हो गया, हो गया, लिखो। जो रदरफोर्ड वाला मॉडल है वो भी यही है, बस इसमें स्टेशनरी ऑर्बिट ऐड कर दिया गया है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें क्या है, सेम। कि क्या सेम है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, हैवी पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है, ये सारी चीज़ें। अच्छा एक चीज़ और बताओ हमको, ज़रा सोच के बताओ, क्या सच में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है? कोई भी बॉडी किसके अबाउट रिवॉल्व करती है, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। कोई भी बॉडी किसके अबाउट रिवॉल्व करती है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक। तो क्या न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन सच में रिवॉल्व करता है, किस पे करता है? वो तो एंगुलर हो गया ना, गोल गोल जो घूम रहा है, रोटेशन, वो हम पूछ रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो हम क्या पूछना चाह रहे हैं, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन हमारा सच में ऐसे ऑर्बिट पे ऐसे गोल घूमता है? अगर गोल घूमता है तो किसके अबाउट, न्यूक्लियस के अबाउट। अच्छा जैसे हमारा बाइनरी सिस्टम सुना, बाइनरी सिस्टम, क्या जब दो सिस्टम एक साथ मूव कर रहे हो तो उस सिस्टम को बाइनरी सिस्टम कहते हैं, नाम में दिख रहा है दो। जब दो सिस्टम एक साथ कहीं मूव कर रहे हो तो उस सिस्टम का नाम क्या होता है, बाइनरी सिस्टम, ठीक है। जैसे एग्जांपल सोलर सिस्टम, अर्थ और सन, ठीक है। कौन किसके अबाउट मूव कर रहा है, अर्थ सन के या सन अर्थ के, या दोनों सेंटर ऑफ मास के अबाउट? अर्थ सन के अराउंड मूव करता है, सन भी मूव करता है। नहीं तो अर्थ जो है सन के अराउंड मूव कर रहा है कि उन दोनों सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट है? मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो? हम कह रहे हैं कि जो अर्थ मूव कर रहा है, ठीक है, वो सन के अराउंड मूव कर रहा है, ठीक, या सन और अर्थ दो सिस्टम है ना, इनका दोनों का कहीं सेंटर ऑफ मास होगा ना, उस सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूव कर रहा है उसके। तो अभी तक तो पढ़ते हैं सन के अराउंड मूव कर रहा है, किसके सेंटर ऑफ मास, दोनों के। तो सन के अराउंड कहते हैं तो गलत है ये बात,
मेरी बात समझ रहे हो? दो चार तो समझ भी नहीं रहे, पूछ क्या रहे हैं। ये हो सकता है कि सन का मास बहुत ज्यादा होता है, इसलिए से उस सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। यही होता है, सन का मास बहुत ज़्यादा होता है, अर्थ के कंपैरिजन में सन का मास बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो उसका सेंटर ऑफ मास किधर है? सन में, सन की तरफ है, सन के ही अंदर है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए वो बॉडी किधर मूव करती है? हमारा सन के अराउंड। बात समझ में आई? वो एक्चुअली सन के अराउंड नहीं मूव करना चाहती है, ठीक है। वो किसके अराउंड मूव करना चाहती है? दोनों सिस्टम के जो कॉमन सेंटर ऑफ मास आएगा, उस कॉमन सेंटर ऑफ मास के बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी, ठीक है। हमारे सेंटर में कौन है? उसके चारों तरफ कौन है? इलेक्ट्रॉन, ठीक। और इलेक्ट्रॉन है तो ज़्यादा मास किसका होगा? न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का ज़्यादा होगा कि बहुत ज़्यादा होगा? क्योंकि एक ही प्रोटॉन तो है नहीं, बहुत सारे प्रोटॉन हैं। तो जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन और उस न्यूक्लियस के सेंटर ऑफ मास के। लेकिन सेंटर ऑफ मास है कहाँ? न्यूक्लियस में। क्यों न्यूक्लियस में है? इसका मास बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए हम ऐसे कह रहे होते कि ऐसे होता कि एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, अब कौन किसके अबाउट मूव करता? इनके बीच के सेंटर, मतलब ऐसा नहीं कि न्यूट्रॉन है ये प्रोटॉन ऐसे गोल नहीं घूम रहा, ये दोनों आपस में ऐसे से घूम रहे होते हैं, बस नहीं। तो जो भी एक्चुअल मोशन होता है, जब भी बाइनरी सिस्टम होगा, बाइनरी सिस्टम में हमेशा जो मोशन होगा किसके अबाउट होगा? सेंटर ऑफ मास के, कॉमन सेंटर ऑफ मास के, समझ गए। लेकिन यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन हमको फील क्यों नहीं आ रहा है? हमको लग रहा है, ठीक है, कि उसके न्यूक्लियस के राउंड मूव कर रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि न्यूक्लियस का सेंटर ऑफ मास क्या है? बहुत ज़्यादा है। समझ गए? लिखिए, ठीक है। पूरी कहानी लिखवा नहीं रहे वो सब कि ये गोल घूमता है, ठीक है। और इसका वो क्या कहते हैं, वो आप लोग जो पोस्टुलेट होगा लिख लीजिएगा, वो छोड़ रहे हैं, लिख लेना बुक से, ठीक है। खाली कहानी समझो मैथमेटिकल, ठीक। पोस्टुलेट में क्या लिखेंगे? गोल घूमता है, सेंटर के अराउंड किसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हैवी पॉजिटिव चार्ज, ये सब कहानी है ना, ये सब अपने से लिख लीजिए, खाली ये लिखिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस electron moves in stationary orbit. Electron moves in stationary orbit or stable orbit. They have constant energy. They have constant energy. हो गया, ठीक है। फिर लिख लीजिए, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 हो गया। क्या लिखें? एंगुलर मोमेंटम L बराबर क्या लिखें? NH/2 यही ना, या तो NH क्रॉस, ठीक, या तो MVR इज इक्वल टू NH/2 लिख सकते हैं ना, जहां पे N क्या है? नंबर ऑफ शेल या तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फटाफट लिखिए। हो गया। N जो है नंबर ऑफ शेल या तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हो गया। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? ये MVR जैसे मोमेंटम, तो वो क्या है? वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं? M R क्रॉस V लिखते हैं ना, M R क्रॉस V। अगर मान लो ऐसे घूम रहा है, ये क्या है? रेडियस है, ये वेलोसिटी है, ठीक। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन ऊपर होता है, हाँ, कैसे? ऐसे लेंगे ना, देखो R क्रॉस V बाहर नहीं दिख रहा है कि अगर एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन देखें तो हमारा किधर होगा? R क्रॉस V। समझ गए कि R के डायरेक्शन में हाथ रख लो ऐसे, ठीक है, और V ऊपर जा रहा है ना, तो R क्रॉस V लेंगे तो किधर आएगा? ऊपर। मतलब जो भी एंगुलर मोमेंटम होता है वो प्लेन के कैसा? परपेंडिकुलर। याद रखिए ये सब कहानी, ठीक। N क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ शेल या तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। M क्या है? मास किसका? इलेक्ट्रॉन का। मास किसका? इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। R क्या है? रेडियस। V क्या है? वेलोसिटी। अच्छा, कह दे किसी इलेक्ट्रॉन का थर्ड शेल में, ठीक,
किसी इलेक्ट्रॉन का थर्ड शेल में एनर्जी k है, ठीक, तो उस शेल की एनर्जी, मेरी बात समझ गए, कोई इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन का थर्ड शेल में एनर्जी कितनी है k, तो उस शेल की एनर्जी bk। बस इनमें जिस शेल में इलेक्ट्रॉन घूमता है उस शेल की जो एनर्जी होती है वही एनर्जी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की। जो एनर्जी शेल की होगी वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी k है तो उस शेल में पर्टिकुलर उस टाइम पे उस पॉइंट पे जो एनर्जी अगर k है तो इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी k होगी। बस इसमें चाहो तो लिख लेना, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम एज द एनर्जी ऑफ शेल, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम एज एनर्जी ऑफ शेल, सेम एज एनर्जी ऑफ शेल। हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जाता है तो क्या करता है, मान लो किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दें तो क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट। हाँ, इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी देते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, क्या करेगा, लोअर से हायर में जाएगा और फिर 10⁻⁸ सेकंड के लिए रुकने के बाद वापस आएगा, जितनी एनर्जी अब्सॉर्ब की उतनी एनर्जी रिलीज करेगा। लिख लो फटाफट, लिख लो जल्दी से। हाँ क्या कह रही है क्या, हो गया। लिख लिए, तुमने लिख लिए, देखो देखो, हाँ क्या कह रहे हो। अच्छा ये बताओ वो इसका ड्रॉबैक ओनली वैलिड फॉर हाइड्रोजन लाइक, मतलब मतलब वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। और क्या ने एक्सप्लेन किए, स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये भी स्पेक्ट्रम को हमारे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बेसिकली सच में सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं क्या, किस पे रिवॉल्व करते हैं, ये तो बोर बता रहे हैं, हम थोड़े बता रहे हैं, हम तो बोर को पढ़े। उस रीजन में रिवॉल्व करते हैं और वाइटल। इसके बाद कौन आया था बोर के बाद, समरफील्ड। समरफील्ड ने बताया था कि वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट रिवॉल्व करते हैं। बस में समरफील्ड मॉडल है। खैर लिखिए, क्या कह रहा था मैं, हाँ ड्रॉबैक, ठीक है, ड्रॉबैक में लिख लीजिए, इट इज़ ओनली फॉर वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इट इज़ ओनली फॉर वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब हाइड्रोजन और He क्या, He+, अरे दो होता है, एक निकाल देगा, या तो Li2+ है ना, लाइक दिस, ठीक है। दिस इज ओनली वैलिड फॉर वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सही तो था, वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दैट इज दिस, हो गया। दूसरा फिर से, इट कैन नॉट एक्सप्लेन इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, इमिशन एब्जॉर्प्शन ऐसे लिखिए, इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम, ठीक है, हो गया। अब कर दें, चलिए फिर लिखिए, अब हमको इनकी थ्योरी को यूज़ करके है ना, हमको बोर एटॉमिक मॉडल को यूज़ करके हमको क्या निकालना है, एकदम याद होना चाहिए सब, क्या क्या निकाल लें, रेडियस निकाल लें, वेलोसिटी निकाल लें, और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, और क्या निकाल लें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल लें, टाइम पीरियड निकाल लें, और इलेक्ट्रॉन चलेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट निकाल लें, करंट आएगा तो क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल लें, सब निकाल सकते हैं ना हम लोग, ठीक, चलिए साफ, ठीक है, लेकिन तुमको आएगा कुछ नहीं, MVR = NH/2π, पहली कहानी, ठीक। दूसरी कहानी क्या है, ठीक है, यही हमको पता है, ठीक है, इसी को यूज़ करना है ना। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इसके न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या लिख लें, Ze, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या लिख लें, इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो E है, ठीक है। अच्छा, हम जानते हैं ये अंदर जो है सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ठीक है ना। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये कहाँ से मिल रहा हमारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यही दो इक्वेशन है, इन्हीं दोनों इक्वेशन को यूज करके हम रेडियस निकाल लेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, जो चाहे वो निकाल लेंगे ना फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट से v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? NH अपॉन 2 पाई m r लिख सकते हैं ना। अच्छा, फ्रॉम सेकेंड से एक r कैंसिल कर ले ना, क्या बचेगा? K ZE स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू m बाई r तो कट गया, तो v की जगह इसका स्क्वायर ना, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, है ना। r से r कैंसिल कर सकते हैं, तो r की वैल्यू क्या लिखी? r स्क्वायर से r एक r कैंसिल ना, क्या बचा? n स्क्वायर h स्क्वायर और साथ में m से m कैंसिल हो गया क्या? एक m से m कैंसिल हो गया ना, अपॉन 4 पाई स्क्वायर और m भी ना, और k ZE स्क्वायर आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं r इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन क्या? 4 पाई स्क्वायर k m e स्क्वायर इंटू कितना? n स्क्वायर अपॉन z। नहीं है, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ शेल, z क्या है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, अच्छा h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। पाई तो जान ही रहे हैं, k क्या है? वैल्यू 1 अपॉन 9 इंटू 10 पे पावर 9, 1 अपॉन 9 इंटू 10 पे पावर 9। ये तो इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े हैं। ठीक, m क्या है? मास। क्या कह रही हो? कहो, कुछ कह रहे हो क्या? तो 1 अपॉन k है ना, 1 अपॉन k, इसलिए हम ये वैल्यू डायरेक्ट, ठीक है भाई रख लेना, उल्टा कर लेना। ठीक है, m क्या है? मास। किसका मास? इलेक्ट्रॉन का। E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है ना, कितना आएगा? 0.529 n स्क्वायर z इन एंगस्ट्रॉम। ये हमारा रेडियस आ गया है ना। ठीक, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ शेल। h क्या है? सॉरी z एटॉमिक नंबर। ठीक है, हम कह दें फॉर Li2+, ठीक है, रेडियस ऑफ सेकेंड शेल। चलो, Li2+ के हमको रेडियस चाहिए, कौन से शेल का? सेकेंड शेल का। तो n की वैल्यू 2, z की वैल्यू अरे 3, लिथियम है ना, लिथियम 3 होगा, तो क्या रखें? 0.529 इंटू 4/3 नहीं कर लें। हम कह दें सेकेंड शेल ऑफ हाइड्रोजन, n की जगह 2 मतलब 2 का स्क्वायर 4 और z की जगह नहीं आ गया। पता चला कि जो रेडियस है n स्क्वायर अपॉन z के कैसा है? डायरेक्टली नहीं आ गया। जल्दी लिखो, हटा दे। कुछ किए थोड़े हैं, v निकाले हैं, पुट कर दिए। ठीक है, नहीं सर, अरे नहीं, ये लिख ले रहा है। तुमको तो आता था, ये फोटो का ये पहले लिख ले रहा है, इसीलिए बोल रहा है। तुम भी लिख लो। समझ तो तुमको अभी भी नहीं आया। हाँ, कुछ नहीं आता। चलो, यहां से लिखना शुरू किया करो। ऐसे कितना अच्छा बात कहते हो तुम। इग्नोर कर रहे हैं। New wave of COVID.
पढ़ लो पहले, ठीक है, ये पहले पढ़ लो, ठीक है ना। फर्स्ट वेव में कुछ हुआ या न्यू वेव में होगा। चलो सुनो, अब क्या निकाल लें हम लोग, वेलोसिटी निकाल लें, इसको थर्ड कर लें क्या, ले ना, फ्रॉम थर्ड देखना ध्यान से, v इज इक्वल टू एन एच अपॉन क्या 2 पाई m, r की जगह ये पूरी कहानी, r की जगह ये पूरा ना, तो अगर r की जगह ये पूरी कहानी लेके ध्यान से देखिएगा ना, तो h स्क्वायर n स्क्वायर है ना, इनटू कितना 4 पाई स्क्वायर के m e स्क्वायर इंटू z, है कि नहीं। यहां से हमारा एक एच से एक एच कैंसिल हो गया, एक एन से एक एन कैंसिल हो गया, और क्या मास से मास कैंसिल हो गया, ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हुआ ना, और कुछ एक पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर 2 के ई स्क्वायर, हाँ, और z, और नीचे हाँ 4 पाई स्क्वायर, हाँ पाई भी बच गया, ठीक है ना, और क्या एक पाई से एक पाई कैंसिल हुआ था ना, ठीक, तो ओवरऑल हमारा क्या बचा साथ में जो भी कांस्टेंट आया, ऊपर क्या, हाँ नीचे एच भी है, ठीक है, और क्या बचा, ऊपर बच गया z, नीचे बच गया n, नहीं बचा, ये जो है यहां से पता चला जो वेलोसिटी है वो z बाई n के कैसा डायरेक्टली, और ये वैल्यू पुट कर दे सारी, तो कितना आएगा 2.18 इंटू 10 पे पावर 6 z बाई n मीटर पर सेकेंड। बस इसमें ही यहां से हमको क्या मिल गया वेलोसिटी, जहां पे z अगेन क्या है एटॉमिक नंबर, n क्या है नंबर ऑफ शेल, फिर से किसके लिए वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। फटाफट लिखिए, अगर ये पूरा हाइड्रोजन के लिखे होते तो z की जगह 1 हो गया, z की जगह 1, हो गया। अब क्या निकाल लें, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। चलिए ठीक है निकालते हैं, चलिए बताइए फटाफट। क्या लिख लें, पोटेंशियल जी का फॉर्मूला क्या होता है, तुम छोड़ दो पढ़ना सच में, के Q1 Q2 बाई आर, है ना, और जब भी चार्ज को लिखेंगे तो हमेशा तुम भी, ठीक है, जब भी चार्ज को लिखेंगे किसके साथ, साइन के साथ, तो क्या लिखें के Q1 की जगह जेड ई, जेड खाली जेड ई इंटू कितना ई स्क्वायर हो गया अपॉन कितना आर, ये पॉजिटिव के निगेटिव, अरे निगेटिव, एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन, ये ना, ये कौन सी एनर्जी आ गई पोटेंशियल। अब कौन सी एनर्जी निकाल लें, काइनेटिक, बताइए काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू, एम वी स्क्वायर की वैल्यू दिख रही है कहीं, यस सर, कहाँ सेकंड में, सेकंड वाले में ना, आर से आर क्या हो गया कैंसिल, आर से आर कैंसिल हो गया, तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या बचेगी के जेड स्क्वायर बाई आर, तो हाफ बचा है, और कौन के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, तो लिखेंगे के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, नहीं है, ये कौन सी एनर्जी है काइनेटिक, ठीक है, काइनेटिक हमारा निगेटिव है, सॉरी काइनेटिक हमारा पॉजिटिव है, और पोटेंशियल कैसा है निगेटिव, दोनों में रिलेशन कौन ज़्यादा है, अरे पोटेंशियल ज़्यादा है यार, दिख रहा है यहाँ 2 नहीं है, और ये क्या है पोटेंशियल का आधा है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा काइनेटिक, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे बाई 2, ठीक है, तो क्या बनेगा पोटेंशियल, और टोटल एनर्जी कितना जोड़ दे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ना, काइनेटिक एनर्जी क्या लिख लें हम लोग के जेड ई स्क्वायर अपॉन कितना 2r माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन कितना r, आंसर क्या आएगा, आधे में से -1 गया तो माइनस क्या माइनस आधा, अरे आधा ना,
ये आधा है ना, और ये कितना है -1, तो कितना बचेगा? यही बचेगा, यही बचेगा, ठीक, ये बचेगा, ये बचेगा माइनस के साथ। तुम लोग कुछ भी माइनस के ZE² अपॉन कितना 2R, नहीं आ गया, ठीक। तो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या है? अलग अलग है, और टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों पोटेंशियल एनर्जी के जस्ट क्या हैं? हाफ हैं, नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी अगर हमारा 10 तो काइनेटिक एनर्जी 5, और काइनेटिक एनर्जी 5 और टोटल एनर्जी भी 5, समझ में आ गया। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव और हमारा काइनेटिक एनर्जी देखो दो निगेटिव में है। कौन कौन निगेटिव में है? टोटल एनर्जी निगेटिव में और पोटेंशियल, लेकिन हमारा काइनेटिक कैसा? पॉजिटिव। मतलब अगर ऐसे लिखें, हम ऐसे लिख लें कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 10 है तो काइनेटिक एनर्जी कितना? -5। देखो ठीक है, या माइनस क्यों, ऐसे ही रहने दो, क्योंकि अगर काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी भी वही होगा, ठीक है। टोटल एनर्जी की वैल्यू 5, इन दोनों में से मैग्नीट्यूड तो सेम है। अब चाहो तो साइन में लगा लो, साइन किस में लगा दें? आई थिंक काइनेटिक में माइनस लगेगा। अरे भाई पोटेंशियल निगेटिव तो टोटल भी निगेटिव, तो पोटेंशियल पॉजिटिव तो टोटल भी, तब काइनेटिक निगेटिव। यही ना हो गया कि साइन का अगर देखें तो साइन एक दूसरे के उल्टा ना रेफरेंस में। बस ये वैल्यू याद रखना, फटाफट लिखो जल्दी। वैल्यू भी रख दें, यहाँ रख दे रहे, इसको रब कर दें, इसको, अरे रुक जाओ, इसको रब नहीं कर रहे हैं, कर दे क्या, चलो छोड़ो। अरे ठीक है, नहीं कर रहे, सुनो सुनो, इसमें रख देंगे यार, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखे हम लोग, क्या लिखे हैं? -KZE² अपॉन कितना? 2R ना, R की वैल्यू रखो जरा, -KZE² अपॉन 2। R की वैल्यू बोलिए, हाँ बोलिए कहाँ है ये ना, क्या लिखे? N² इंटू 4π² KME² इंटू Z, है ना। अच्छा यहाँ से हम लोग देखें, सारा समझ गए ना ये चीज़, कुछ उल्टा नहीं लिखे हैं, अपॉन R N² H² 4π इतना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और कुछ कैंसिल होगा? क्या कैंसिल होगा? कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है? हाँ 2 कैंसिल हो रहा है। अरे ओवरऑल वैल्यू कितनी आती है बोलो बोलो? -13.6 अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लिख लो, इतना आएगा, ठीक। -13.6 अपॉन N², सारी वैल्यू पुट कर लीजिएगा। पुट करके हम लिखे हैं, हाँ और क्या, हम तो सब ऐसे ही लिख देते तुमको कैसे पता? हैं, हम तो पढ़े हैं, पता है तुमको। तो हम तो लर्न करेंगे। और अच्छा ऑप्शन है, बताएं, पढ़ो ही मत। हो गया। अच्छा एक चीज़ हमें थोड़ा सा बता दो यहाँ से, थोड़ा सा और, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अगर लिखना चाहे तो क्या लिखें? टोटल पता है ना, क्या लिखे बोलो? 1326 12 27.2 लिख सकते हैं ना, ठीक, बुद्धि से। और टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी? 13.6 अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं हो गया? बंद कर दो।